अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ अल हसन एकेडमी 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, बायो एनर्जेटिक। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन क्या होता है, आज हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं, बर्न आउट करते हैं, ठीक है, तो बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात है कि जब भी हम किसी भी फ्यूल के मॉलिक्यूल को जलाते हैं ना, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही हम किसी भी चीज़ को जला सकते हैं, आग लग जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या हीट के तौर पे। ठीक है, अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने किसी भी फ्यूल के मॉलिक्यूल को बर्न आउट करना है, तो फ्यूल के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज़म जो है वो यूटिलाइज़ कर रहा है ना एनर्जी को, तो वो यूटिलाइज़ किस लिए कर रहा है कि उसकी जो खुराक है, उसकी जो फूड है, उस फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन के लिए वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो ब्रेक डाउन होती है ना, इस ब्रेक डाउन के दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट आती हैं एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हमारे पास प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब कि द प्रोसेस द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेलुलर एनर्जी यील्डिंग का काम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, साइड बॉक्स में उन्होंने कहा है कि अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है वाटर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास अब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से कि रेस्पिरेशन की टाइप्स होती हैं हमारे पास, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है विद ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब कि ऐसे जानदार जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उनको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि एनारोबिक, एन का जो वर्ड है ना, यहाँ पे देखें, ये जो वर्ड एरोबिक ही है ये वाला। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या लग गया, एन का इजाफा हो गया, तो एन का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, हम उनको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप ज़्यादातर अगर आप देखें कॉमन फ्यूल की बात कर लें, जो कि हम एक सेल के अंदर एनर्जी जो है हासिल करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, बेसिकली वो ग्लूकोज है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फ्यूल, वो सबसे कॉमन फ्यूल यूज जो होते हैं सेल्स में, जो कि एनर्जी हासिल करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करने के लिए किया जाता है, वो बेसिकली ग्लूकोज है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीडाइज्ड होता है, और इसकी भी अवेलेबिलिटी जो है, सॉरी, इसकी भी ऑक्सीडेशन जो है वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, इसकी भी क्या मैंने कहा कि जो ऑक्सीडेशन है ना ग्लूकोज की, वो भी डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाली जो रेस्पिरेशन है उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल से। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो जाती है कंप्लीट ग्लूकोज की, लेकिन क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी भी रिलीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो फेजेस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है और सेकंड फेज़ में क्या होता है, ये हम देखते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, 6 कार्बन शुगर होती है हमारे पास ग्लूकोज। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड ने टूटना है 2 मॉलिक्यूल्स में, 3-3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ से हम आप लोग ऐसे कर लें कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसने ब्रेक डाउन होना है 2 कंपाउंड्स में, एक बनेगा 3 कार्बन का और दूसरा भी बनेगा 3 कार्बन का। ठीक है, तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स बन जाते हैं हमारे पास ये फर्स्ट फेज़ में होता है। जबकि सेकंड फेज़ में हमारे पास क्या होता है कि देखें, मैंने कहा कि 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं हमारे पास। ठीक है, सॉरी, 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज का, जिसकी ब्रेक डाउन होती है 3 कार्बन कंपाउंड्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पायरोविक एसिड। सेकंड स्टेप में पायरोविक एसिड ने कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होके क्या करना है,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाना है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जानी है। मतलब कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है कि जितने भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं ना, वो सब के सब टूट जाएंगे। इक्वेशन में देखें जी, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज की, हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, साथ में वाटर जो है वो बनेगा और साथ में हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ओके, सेकंड वन है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होनी होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली वो इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है ग्लूकोज। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा और हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम एज इट इज़ एरोबिक की तरह 2 स्टेप्स होते हैं, 2 फेजेज होती हैं। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, सेम एज इट इज़ 6 कार्बन कंपाउंड जिसको हमने ग्लूकोज कहा वो टूट जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है, 3 कार्बन कंपाउंड जिनको हमने पायरोविक एसिड कहा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास। लेकिन सेकंड फेज़ में क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास जो पायरोविक एसिड है ना वो क्या होगा, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। किस वजह से, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब उसके तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही नहीं टूटेंगे, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ही नहीं होगा, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा जी, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ना होने की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा या तो इथाइल अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड बना देगा, ठीक है। क्या मैंने कहा कि जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, तो वो आगे जाके या तो अल्कोहल में चेंज हो जाता है या फिर लैक्टिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो अनब्रोकन रह जाते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें भी बॉन्ड जो हैं वो कम्प्लीटली ब्रोक नहीं हो पाते। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो फर्दर हमारे पास 2 में डिवाइड हो जाती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, इसलिए कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो आगे से उसके 2 स्टेप आगे हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये जो अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन है बेसिकली ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका सेकंड नाम फर्मेंटेशन हमने कहा, ये उसी की एक टाइप आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर यीस्ट और बैक्टीरिया वगैरह में होती है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की वो टाइप है जिसमें पायरोविक एसिड जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ब्रोक डाउन होकर क्या होता है, अल्कोहल में चेंज हो जाता है। मतलब कि अल्कोहल बना लेता है, एथेनॉल बना लेता है, इथाइल अल्कोहल भी आप इसको कह सकते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। पायरोविक एसिड कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये हमारे पास ज़्यादातर जो ह्यूमंस के स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, या फिर एनिमल्स में जब कोई एनिमल जो है, कोई भी इंसान या जानवर जब कोई हार्ड किस्म की एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो तब हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। ये भी हमारे पास ज़्यादातर बैक्टीरिया में हो जाती है, जो कि प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर। इसी तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन की ये टाइप है जिसमें क्या होता है, पायरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो पायरोविक एसिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और लास्ट वन हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंस जो है फर्मेंटेशन की वो क्या है और किस लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब ज़मीन पे एग्जिस्टेंस नहीं थी लाइफ की, मतलब कि जब बिल्कुल ही अर्थ पे हमारी लाइफ इवॉल्व हुई थी, तो जो जितने भी जानदार थे जो कि लैंड पे रहते थे या वाटर में रहते थे, तो ऐसे जानदार जो लैंड या फिर वाटर हैबिटेट से बिलोंग करते थे, उनके पास फ्रीली ऑक्सीजन नहीं थी सांस लेने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे वो तमाम चीज़ें ये एनारोबिक कंडीशन में आती हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान या जानदार जो हैं उनको फ्री ऑक्सीजन मिलती गई, लाइफ हमारी इवॉल्व होती गई और उनको फ्री सप्लाई मिलता गया, तो क्या हुआ, हम सब के सब एरोबिक रेस्पिरेशन में शामिल होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो जब फ्री ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें हमारे पास बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो है वो एनर्जी अपनी जो है वो हासिल करते हैं, और इसी वजह से हम उनको एनारोब्स कहते हैं, ठीक है, उनको हम एनारोब्स कहते हैं, ठीक है।
तो ह्यूमन जो है ना वो भी बेसिकली क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए अपने स्केलेटल मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जी, जब हम सुबह सुबह सैर के लिए जाते हैं, ठीक है, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या एक्सट्रीम किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर लेते हैं खुद पे, या उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हम दौड़ते हैं, तो क्या होता है जी, हमारा सांस फूलने लग जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है ना, तो क्या होता है जी, हमारी जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये होती है, और तब जाके हम क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, एनर्जी खुद को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जब हम वर्क कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान, जब हमारे पास ऑक्सीजन पूरी नहीं होती, तो हम इस तरह से अपनी बॉडी की डिमांड क्यों पूरी करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया जी, ये जो फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ होती है ना फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह की, इनके बेनिफिट्स को नज़र में रखते हुए उन्होंने इंसानियत के लिए बड़ा काम किया। फॉर एग्जांपल आप फर्मेंटिंग पावर्स देख लें बैक्टीरिया की, तो वो यूज़ होती है हमारे पास चीज़ और योगर्ट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, दही वगैरह बनाने के लिए हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं फर्मेंटिंग पावर्स के ज़रिए। और फर्मेंटेशन अगर आप यीस्ट में देखें तो हम ब्रूइंग और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह सोया सॉस वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस फंगस। ठीक है, इसकी फर्मेंटेशन करके हम क्या करते हैं, सोया सॉस वगैरह बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।